जैन मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसा कि हम अपना गुप्त काल समाप्त कर चुके थे, बहुत अच्छे से मैंने आपको कहानी बताई है नालंदा की और उसकी क्या नाम है श्रीगुप्त वगैरह की, और उनकी क्या नाम है रामगुप्त वगैरह की। ठीक है, तो भाई आज अपनी हर्षवर्धन डायनेस्टी शुरू होने वाली है। गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, गुप्तों के सामंत हुए। जब गुप्तों के मतलब उत्तराधिकारी आए, वे इतने सक्षम नहीं थे, तो इनका पतन होना शुरू हुआ। पतन होना शुरू हुआ तो कहीं कहीं इन्होंने सामंत अपने बना के रख दिया, उनको थोड़ी सी जमीन दे दी। तो सामंत सामंत ये उभर के आ गए इनके बाद, गुप्तों के बाद। तो ये इनके सामंत हुआ करते थे। और गुप्त किसके सामंत हुआ करते थे ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है भाई। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बस वो याद कर लेना। जैसे जैसे बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जानेगा। ठीक है भाई। तो ऐसा हुआ करता था भाई। चलो अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए ये अपना इंडिया है। ये इंडिया मान लीजिए अपना। ठीक है भाई। तो ऐसा है कि क्या नाम है, इनकी राजधानी हुआ करती थी यहाँ थानेश्वर, पंजाब वाले एरिया में थानेश्वर। ठीक है भाई। सबसे पहले इसमें क्या नाम है, इसको पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाता है, और हर्षवर्धन था तो इस वजह से हर्षवर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इनका संस्थापक वास्तव में वैसे माना जाता है पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद नरवर्धन आया। नरवर्धन के बाद कई मतलब 2-3 शासक आए, उनका इतना जिक्र नहीं मिलता। पुष्यभूति वास्तविक संस्थापक है, ये लिख लो, पुष्यभूति था। ठीक है भाई। पुष्यभूति के बाद आया क्या नाम है, नरवर्धन आए, आदित्य वर्मन आए। ठीक है, ये हो गए। फिर इनके बाद जो मेन आया वो था इनका क्या नाम है, प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन प्रभाकर वर्मन आ गया। ठीक है भाई। प्रभाकर वर्मन की राजधानी हुआ करती थी, गुप्तों के सामंत हुआ करते। तो भाई एक रीजन था यहाँ आपका बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है भाई। एक क्षेत्र था आपका ये असम अरुणाचल वाला प्रदेश, और एक था यहाँ कन्नौज वाला क्षेत्र, और एक था ये मालवा वाला क्षेत्र। यहाँ ये मतलब आप देख रहे हो गुप्तों के समय ये बट चुका था सारा। एक सौराष्ट्र वाला क्षेत्र जिससे मतलब हर्षवर्धन यहाँ अपने वैवाहिक संबंध बनाएगा। ठीक है भाई। तो ये इतने क्षेत्र हुआ करते थे, अलग अलग किसी के अंडर में आया करते थे। तो यहाँ जो कन्नौज पे था मोखारी वंश। कौन सा था, मोखारी वंश। ठीक है भाई, मोखारी वंश। और यहाँ था अपना क्या नाम है, मालवा वाला क्षेत्र, और यहाँ था ये बंगाल, और यहाँ था ये असम वाला रीजन। ठीक है भाई। तो प्रभाकर वर्मन के 3 बच्चे थे। ठीक है भाई। 3 बच्चे थे। पहला राज्यवर्धन, दूसरा पुत्र था इसका हर्षवर्धन। ठीक है भाई। और इसकी एक पुत्री थी राज्यश्री। ठीक है भाई, राज्यश्री। इसने राज्यश्री का विवाह, ये मोखारी वंश का जो शासक था ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन के साथ इसने इसका विवाह करा दिया। किसका, राज्यश्री का। यहां मैं इस पे लिख देता हूं, यहां समझ जाना। ठीक है भाई। राज्यश्री से इसका विवाह करा दिया। ठीक है भाई, चलो विवाह हो गया। मालवा का शासक हुआ करता था देवगुप्त। ठीक है भाई। और बंगाल का राजा हुआ करता था शशांक, गोंड नरेश शशांक। गोंड कहा जाता था बंगाल को पहले, तो यहां था शशांक लिख दूं, गोंड नरेश शशांक समझ जाना। ठीक है भाई, शशांक। बहुत हराम हुआ करता था। और यहां था आपका क्या नाम है, भास्कर वर्मन। भाई कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सारे वर्मन और वर्धन है। ठीक है भाई। पुष्यभूति के बाद आए अन्य शासक। क्या नाम है आपने आपके, और क्या नाम है मैंने बताया आपको, वो आपके अग्निवर्धन। और ये फिर आया प्रभाकर वर्मन। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। पुष्यभूति को मान लो इसका संस्थापक माना जाता है, इस वजह से पुष्यभूति नाम भी पड़ा है। प्रभाकर वर्मन के 3 बच्चे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह मोखारी वंश के ग्रहवर्मन से करा दिया। ठीक है भाई। मालवा का शासक देवगुप्त हुआ करता। और ये जो है ये थानेश्वर यहाँ पंजाब वाले क्षेत्र के थे। बंगाल का शासक शशांक था,
और भास्कर वन ये आपका असम अरुणाचल वाला था। तो भाई होता क्या है कि क्या नाम है, देवगुप्त, ये जो देवगुप्त है ये इसकी क्या नाम है, हत्या कर देगा, युद्ध में इसकी हत्या कर देगा। ठीक है भाई, युद्ध में हत्या कर देगा, इसके पीछे इनका मतलब युद्ध हुआ होगा उसमें इसकी हत्या कर देगा। हत्या कर देगा तो फिर पता चलेगी राज्यवर्धन को, राज्यवर्धन को पता चलेगी, और ये क्या नाम है इसके, ये राजश्री जंगलों में भाग जाएगी, जंगलों में भाग जाएगी। तो फिर क्या नाम है, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन आएगा यहाँ क्या नाम है, कन्नौज पर, और कन्नौज पर आकर क्या नाम है, ये देवगुप्त, देवगुप्त को मार देगा। ठीक है भाई, ये भी खत्म। ये जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, देवगुप्त तो मारेगा गिरिवर्मन को, गिरिवर्मन की हत्या कर देगा, और फिर ये आएगा कि मेरे मतलब जीजा जी को मार दिया, तो राज्यवर्धन आएगा अपनी बहन को मतलब उस विधवा देखेगा तो उसका बदला लेने, तो ये देवगुप्त को मार देगा। ये शशांक हुआ करता था भाई। अब क्या नाम है, इनडायरेक्टली मोखा यहाँ कन्नौज पे कब्जे किसका हो गया, राज्यवर्धन का। राज्यवर्धन यहाँ आ जाएगा, जो ये शशांक है, ये शशांक मार देगा आपका इसको, राज्यवर्धन को। ठीक है भाई, समझ आ रहा ना। देवगुप्त जो मालवा का शासक है वो मारेगा आपके मोखारी वंश के गिरिवर्मन को, जिससे इनकी बहन की शादी हुई है। अपनी जीजा का बदला लेना आएगा राज्यवर्धन, राज्यवर्धन मारेगा देवगुप्त। देवगुप्त और शशांक ये दोनों मित्र हुआ करते थे, ये अपनी मित्रता का बदला लेना आएगा, राज्यवर्धन को मार देगा। अब बचा हर्षवर्धन, ये था मात्र 15 साल का उस समय। ठीक है भाई, ये गद्दी पर बैठेगा, ये मारेगा क्या नाम है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन मारेगा इसे शशांक को। ये कंफ्यूज नहीं होना भाई, इसी वजह से ये ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा ना। अब क्या नाम है, राज्यश्री जब जंगलों में भागी, ये अपनी बहन को लाएगा, एक बौद्ध भिक्षु इनको बता देगा कि मैंने क्या नाम है जंगलों में भागती हुई एक वो स्त्री देखी है, वो क्या नाम है वो हुआ करती। और भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन की दोस्ती हुआ करती थी। ठीक है भाई, तो ये कहानी है एक कि क्या नाम है, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति क्या नाम है इनका संस्थापक है प्रभाकर वर्मन, इनका प्रतापी शासक हुआ, उसके 3 बच्चे हुए, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कर दिया मोखारी वंश के शासक गिरिवर्मन के साथ। गिरिवर्मन की का युद्ध हुआ देवगुप्त मालवा के शासक के साथ। मालवा के शासक ने गिरिवर्मन की हत्या कर दी, गिरिवर्मन की हत्या कर दी। अपनी बहन को विधवा देख के इसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन आएगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्या नाम है, राज्य इसका जो देवगुप्त था, इससे हर्षवर्धन ने मतलब जानबूझ के इसको मरवाया था, क्योंकि ये गद्दी चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ ही इतिहासकार मानते हैं, ये नहीं है। फिर भैया राज्यवर्धन इसको मार देगा देवगुप्त को, और फिर शशांक मारेगा इसे, राज्यवर्धन को। और फिर यहाँ इनडायरेक्टली कौन बैठ गया, शशांक बैठ गया। फिर हर्षवर्धन शशांक को मारेगा, और इनडायरेक्ट मतलब कब्जे में अब इसके इतना क्षेत्र आ जाएगा, ये वाला सारा क्षेत्र किसके कब्जे में आ जाएगा, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के इसमें आ जाएगा। भास्कर वर्मन से यारी थी, और यहाँ सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में इसने क्या नाम है वो कर ली थी, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। तो अब देख लो कि कितना क्षेत्र इसके अंडर हुआ करता था, ये ऊपर वाला सारा क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र हर्षवर्धन के समय 15 वर्ष की अल्पायु में ही इसके अंडर आ गया था। तो इसी वजह से बहुत प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है भाई, लेकिन हर्षवर्धन का काल यह माना जाता है इतिहासकारों के नजरिए से कि लूटपाट मार खसोट का टाइम हुआ करता था, क्योंकि इसका मतलब ये थोड़ा सा राजनीतिक व्यवस्था में इतना सक्षम नहीं था। तो इसी वजह से क्या नाम है इसके टाइम पर वो लूटमार ज्यादा हो जाती थी। तो कुछ इतिहासकारों ने लिखा भी है कि इसका समय लूटमार खसोट का टाइम माना जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई एक कहानी। ठीक है भाई, इसके बाद मैं कहानी तो क्या, बस थोड़े से पॉइंट और हैं इसमें कि क्या नाम है। और हाँ, फिर जब हर्षवर्धन, ये नर्मदा बहती है, यहाँ से नर्मदा बहती है और यहाँ इधर आगे गिर जाती है। तो ये जब दक्षिण भारत के विस्तार की ओर चलेगा तो यहाँ होते थे चालुक्य। चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय
इसको हरा देगा, क्या नाम है, हर्षवर्धन को। और ये क्या नाम है, नर्मदा, इन दोनों के बीच में बाउंड्री हो जाएगी या एक तरीके से बॉर्डर हो जाएगा कि इससे इधर इसका राज हो जाएगा और इससे ऊपर हर्षवर्धन का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यूपीएससी के रेप्यूटेड एग्जाम में पूछा गया है कि क्या नाम है, किस नदी ने पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में क्या नाम है एक मतलब बॉर्डर का काम किया था। तो ये जब इसको हरा देगा तो ये संधि हो जाएगी, या मान लीजिए दोनों एक आपस में मेलजोल के बात कर लेंगे तो ये नर्मदा नदी इनके उसमें। और ये जो इसको हराने का जिक्र मिलता है ये किस अभिलेख में मिलता है, ये मिलता है आपका ऐहोल अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में ये जानकारी मिलती है, ठीक है भाई। और क्या नाम है इनका, और इनकी क्या नाम है, या क्या नाम है, पुष्यभूति वंश या वर्धन डायनेस्टी की जानकारी आपको कहां से मिलती है। पहला इनके वो हुआ करते थे, क्या नाम है, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक तो लिखी है, क्या नाम है आपका, हर्षचरित, हर्षचरित, और दूसरी है कादंबरी, ठीक है भाई। और क्या नाम है, ये भी बहुत बड़ा कवि हुआ करता था, क्या नाम है आपका, हर्षवर्धन। इसने भी आपकी 3 रचनाएं की हैं, क्या नाम है, हर्षवर्धन। एक तो है आपकी नागनंद, प्रियदर्शिनी, नागनंद, प्रियदर्शिनी और प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागनंद, प्रियदर्शिका या दर्शिनी लिख लो, नागनंद, प्रियदर्शिका, और तीसरी है रत्नावली। भाई ये इसकी मुख्य हैं। कुछ इतिहासकार इसका श्रेय मतलब लिखने का श्रेय एक अलग वो थे, क्या नाम है आपके, अलग लेखक थे, उनको दिया जाता है, ठीक है भाई। ये होगी, ये तो बाणभट्ट और बाणभट्ट जो इनके कवि हुआ करते दरबारी, उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी लिखी है, लेकिन मेन जानकारी आपको इसकी हर्षचरित में मिलती है, ठीक है भाई, हर्षचरित में मिलती है। और हर्षवर्धन ने क्या नाम है, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हर्ष ने नहीं लिखी, ये एक कवि हुआ करते थे धावक, उन्होंने लिखी है, ठीक है भाई। ये पॉइंट भी ध्यान रखना अगर क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है भाई। ये कहानी हो गई, और ये बस इसमें इतना ही है, बस ये आएगा, इसमें मारकाट ही चलती रहेगी, एक दूसरे की रबड़ बनाते रहेंगे भैया, यही काम है था इनका। आखिरी में आ गए इतने बड़े क्षेत्र पे आपका हर्षवर्धन 15 वर्ष की अल्पायु में। और हाँ एक पॉइंट और लिखो, ये क्या नाम है, जो आपका कुंभ मेले का श्रेय, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2-1 पॉइंट और है, मैं लिखवाता हूँ अलग से, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, 2-1 पॉइंट लिख लो जो इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में बहुत बता दिया, इसकी रचनाएं बता दी, बाणभट्ट की रचनाएं बता दी, ठीक है भाई। ये पॉइंट मैंने आपको यहीं बता दिए, वैसे लिखवाना था, आप यहीं से इन्हें नोट कर लेना, ठीक है भाई। और ये जो मैंने कहानी बताई ना ड्रॉ करके, इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्या कैसे क्या हिसाब था, किसने किसकी हत्या करी, कभी कंफ्यूज नहीं होने के, ठीक है भाई। तो क्या नाम है, बौद्ध धर्म का ये वो था उपासक, ठीक है भाई। और इसने 2 मतलब हर 5 वर्ष के बाद कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने, और प्रयाग में 2 मेलों का आयोजन करवाया, मेलों का आयोजन कराया, ठीक है भाई। और क्या नाम है आपका, वो उसका क्या नाम है, कुंभ मेले को शुरू करने का श्रेय इसको ही जाता है, कुंभ मेले को शुरू करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है, ठीक है भाई, हर्षवर्धन को जाता है। यह माना जाता है कि कुंभ मेला जो इसने शुरू किया था वो, लेकिन कुछ इतिहासकार क्या मतलब जो मतलब एस्ट्रोलॉजर है वो नहीं मानते,
और जो हमारे थोड़े से मतलब धार्मिक लोग हैं जो वे नहीं मानते, वो मानते हैं कि ये हमारा कुंभ मेला बहुत आदि अनादिकाल से लगा रहा है, क्योंकि हम पहले से जानते थे और हर 12 साल में लगता है। और हर 12 साल में इसी वजह से लगता है क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था ज्योग्राफी में कि क्या नाम है, जुपिटर अपना एक चक्कर 12 साल में पूरा करता है। इसी वजह से एक चक्कर जब पूरा कर लेता है 12 साल में, तब कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेले का ध्यान रखना 4 जगह लगता है आपका, क्या नाम है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और आपका इलाहाबाद में 4 जगह ही कुंभ मेला लगता है। ठीक है भाई, हर मतलब रिपीटेशन होता रहता है। एक तो हरिद्वार लगता है, अभी पीछे जो लगा था 2020-21 के आसपास, वो हरिद्वार में लगा था। ठीक है भाई, और एक प्रयागराज में लगता है आपका, इलाहाबाद में, एक नासिक और एक आपका उज्जैन में। ठीक है भाई, ये 4 जगह आपका कुंभ मेला लगता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। कन्नौज में, और क्या नाम है, वो जो शशांक था आपका बंगाल का राजा, उसने क्या नाम है, शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष क्या था, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जब वापस लौट रहा था हत्या करके उसकी, क्या नाम है, राज्यवर्धन की हत्या करके वापस लौटा, तो इसने देखा कि एक पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। तो इसने पूछा यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या हिसाब है। तो इसे किसी ने बता दिया कि ये बोधि वृक्ष है, यहाँ महात्मा बुद्ध को उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो शैव धर्म का बहुत तगड़ा अनुयायी था। तो उसने कहा अच्छा यहाँ बौद्ध धर्म की ये हुई थी, तो इस पौधे को पूजा, तो उन्होंने उठा के पेड़ कटवा दिया, किससे खत्म। ठीक है भाई, तो इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन और एहोल अभिलेख मैंने आपको बताई दिया है, वो इंपॉर्टेंट है, इसकी वे बताई दी हैं। और क्या नाम है, और इसमें और तो भाई मेरे हिसाब से इतने पॉइंट नहीं बचते। ठीक है भाई, क्या नाम है, राज्य 15 वर्ष की आयु में ये बैठा था। ठीक है भाई, 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। ठीक है भाई, और भास्कर वर्मन से इसकी मित्रता थी। और क्या नाम, भास्कर वर्मन जो मैंने आपको बताया, इधर सौराष्ट्र में इसने अपनी पुत्री बिहा दी थी और वहां से अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। ठीक है भाई, एक पॉइंट तो वे हो गया था। ठीक है, और क्या नाम है, और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, क्या नाम है, वेनसांग इसके समय भारत आया। ठीक है भाई, और उसकी रचना क्या थी, हेनसांग की रचना कौन सी थी, उसकी थी सी यू की, फा क्यों की, तो उसकी थी फाइयान की, सी क्यों की किसकी रचना थी, हेनसांग की रचना थी। ठीक है भाई, और क्या नाम है, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। सबसे पहले तो ये नालंदा आया था पढ़ने के लिए, वहां से फिर कुछ ये ज्यादा पढ़ लिया, फिर वहां शिक्षक भी बना, और फिर ये इनने क्या नाम है, भारत का भ्रमण शुरू किया। ठीक है भाई, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, हेनसांग हो गया। और तो भाई मेरे हिसाब से सारे पॉइंट इसमें हो चुके हैं, ये मैंने आपको सारे पॉइंट लिखा दिए। ठीक है भाई, बस और तो इसमें कुछ नहीं बचता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भैया, छोटी सी डायनेस्टी थी ये हमने आज खत्म कर दी। जो कहानी है बस उसको ध्यान रखना। ठीक है भाई, कुछ इसने उपाधियां धारण की, हेनसांग मैंने बता दिया, जैसे महाराजा धीराज और ये परमेश्वर, महापरमेश्वर, ये इसने उपाधियां धारण की थी। ये इनसे तो आज तक क्वेश्चन बना नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि महाराजा धीराज बहुतों ने उपाधि धारण की, इनसे बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है महाराजा धीराज वाली उपाधि से। ठीक है, विक्रमादित्य से बन सकता है, वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये खत्म हो चुकी है भाई। अब आपका 3 पार्टी स्ट्रगल कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष रह गया आपका एंशिएंट में, वो कल खत्म कर देंगे बहुत खींच के। उसके बाद आपकी मेडिवल शुरू हो जाएगी, फिर आपके अरबों के आक्रमण और इनके शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, कल लास्ट है अपनी एंशिएंट की क्लास, और खींच के उसे कल ही खत्म करनी भाई, कुछ भी हो जाओ। और अगले हफ्ते में अपनी एंशिएंट पेपर आने वाला सिर पे। और भैया इतना टाइम दे दूं आपको कि इन वीडियो से आप 2 या 3 बार कम से कम और बहुत डीप में रिवीजन कर लो। इतना कंटेंट आपको एंशिएंट में दे दिया भाई, गारंटी से कह रहा, अगर एक भी क्वेश्चन छूट जा तो यहाँ भैया कमेंट बॉक्स में
तुम छड़ी लगा दियो कि भैया हमारे क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है भाई। और तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, हर वीडियो की बात करता हूँ, ठाकर PYQs लगा लियो, कंटेंट पता चल जाएगी कैसा है, ठीक है भाई। तो हर्षवर्धन डायनेस्टी खत्म, कल अपना कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष खत्म, जिसमें राष्ट्रकूट और आपके राजपूत और आपके पाल आएंगे, ठीक है भाई। तीनों को कल ही खत्म कर दूंगा, वो भी जैसा आपको ये मैप पे ड्रॉ करके बताइए ना, उसमें भी मैप पे ड्रॉ करके बताऊंगा कैसे कैसे किस डायनेस्टी में कौन से राजा प्रतापी हुए कौन से नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।